नेता छोटा जापानी आदेश देता है कि उसके दोनों हाथ बांध दिए जाएं। उसे मौके पर ही फांसी देने की तैयारी करता है। आत्मविश्वास से भरा लंबा अधिकारी बंदूक होने के बावजूद जानबूझकर चाकू निकालता है ताकि अपनी ताकत दिखा सके, लेकिन उसे नहीं पता कि यह उसकी जिंदगी का कमजोर ताकत वाला जेम्स सिर्फ भागता रहता है, लेकिन अनजाने में दुश्मन के जाल में फंस जाता है, सीधे हवा में लटक जाता है और सबसे जानलेवा बात यह कि उसके हाथ में पैकेट भी जमीन पर गिर जाता है। इस तरह जेम्स फिर से जापानी सेना द्वारा पकड़ लिया अधिकारी को सौंप दिया। कमांडिंग अधिकारी उसके कमर से एक बैज निकालता है। वह ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स का विशेष बैज था। ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स अमेरिकी अफ्रीकी सशस्त्र बलों की मदद करने के मिशन में असफल हो गई थी। जेम्स एकमात्र जीवित बचा व्यक्ति था। ऐसे युद्धबंदी का सामना करते हुए कमांडिंग अधिकारी ने उसके बंधन खोलने का आदेश दिया। तैयारी की। देखते ही देखते 3 युद्धबंदियों को मंच के बीच में धकेला गया। तुरंत एक मांसपेशियों से भरा चुना हुआ लड़ाका बाहर आता है। वह छोटे जापानियों का युद्धबंदी कैंप में सबसे मजबूत मुक्केबाज था कि नजरों के सामने मरने देना चाहता था। मेशंगदाओ की इससे उसे अपना एक बड़ा जनरल खोना पड़ा। गुस्से से उसका चेहरा काला पड़ गया। तुरंत तंबू में वापस चला गया। जेम्स ने अपनी मजबूत ताकत से एक लड़ाई में नाम कमा लिया। युद्धबंदियों से गर्मजोशी से स्वागत मिला। बड़े चुनावी अधिकारी ने 3 बार चुनौती। बड़ा चुनावी अधिकारी सिर्फ हल्के से मुस्कुराया। फिर तीनों फिर से हमला करते हैं, लेकिन वे बिल्कुल जेम्स के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। इसलिए उसने अन्य युद्धबंदियों को इकट्ठा करके अच्छी योजना पर चर्चा की, लेकिन यहाँ जंगली घास और धुआं भरा था। जंगल में हर जगह जाल थे। सीधे भागना तो मौत का रास्ता था। जेम्स ने कहा कि चौकी टावर पर एक वायरलेस टेलीफोन है। अगर उसे हाथ लगा लें तो गठबंधन सेना से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें सैनिक भेजकर बचाव करवा सकते हैं। सबने तुरंत सहमति जताई। जब कार्रवाई का समय आया, जेम्स धीरे से लेट गया, जबकि बाकी लोग जानबूझकर अफरा तफरी मचाते हैं। जब चौकीदार नीचे आकर जांच करने लगे, जेम्स मौके का फायदा उठाकर टावर पर चढ़ गया, एक वायरलेस टेलीफोन ले लिया। अफरा तफरी शांत होने के बाद जेम्स ने टेलीफोन छिपाने की तैयारी की, लेकिन अनजाने में एक गार्ड से टकरा गया। अच्छी बात यह कि वह भी जापानी सेना द्वारा पकड़ा गया था, इसलिए उसने अनदेखा कर दिया। गहरी रात में जेम्स कैंप के सबसे कमजोर जगह ढूंढता है, फिर धीरे से बाहर निकल आता है। वह जल्दी से वायरलेस टेलीफोन लेकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। जब तक समुद्र की सतह पर अमेरिकी सेना की जहाज दिखाई देते हैं, तब वह टेलीफोन को गठबंधन सेना के विशेष फ्रीक्वेंसी पर स्विच करता है, लेकिन अंदर से जो आता है वह नावाहो बारिश की तरह है। आगे जरूर बड़ी कार्रवाई करेगी। इस समय जेम्स को जंगल में मिली परित्यक्त ग्लाइडर मशीन याद आती है, हालांकि वह पूरी तरह जंगली घास से ढकी थी। अच्छी बात कि मुख्य पार्ट्स अभी भी पूरे और बिना नुकसान के थे। जब समय आए गठबंधन सेना के हवाई जहाज कम ऊंचाई से उड़कर ग्लाइडर के हुक को पकड़ लें तो वे उड़ान भरकर यहां से भाग सकते हैं। इस समय एक सैनिक अचानक प्रकट होता है। जेम्स को कार्यालय बुलाता है। मूल कारण यह है कि उन्होंने भी वह नावाहो बारिश कमांड सुनी थी, लेकिन समझ नहीं पाए, इसलिए जेम्स को बुलाकर उसका मतलब समझाना चाहते थे। बड़ा सरदार देखता है कि वह शराब का सम्मान नहीं करता और सजा खाने से नहीं डरता, इसलिए सीधे उसके दोनों हाथ लटका देता है। फिर जोरदार चाबुक की पिटाई शुरू हो जाती है। 3 दिन 3 रात लगातार पीटने के बाद जेम्स थककर जमीन पर गिर जाता है। छोटा सैनिक तलवार से रस्सी खोल देता है, लेकिन नहीं जानता कि वे इस मूर्खतापूर्ण काम के लिए जल्द पछताएंगे। एक अजेय लड़ाई के राजा के रूप में वह छोटे कराटे वालों के हाथों कैसे हार मान सकता है। वह लड़खड़ाते हुए उठता है। जेम्स के यहां से भागने के संकल्प को और मजबूत कर दिया। रात में वह एक साथी लेकर धीरे से कैंप से निकल भागता है। वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। समुद्र तट की ओर गठबंधन सेना के जहाजों को बचाव सिग्नल भेजते हैं, सूचना को रोकने से बचाने के लिए। साथ ही नावाहो भाषा में अपनी सैन्य पहचान और कैंप की स्थिति बताता है। सूचना भेजने के बाद दोनों जल्दी से कैंप में वापस आते हैं, लेकिन पाते हैं कि कैंप हाउस में कोई नहीं है। दोनों दरवाजा खोलकर स्थिति देखने वाले थे कि कुछ सैनिक सीधे अंदर घुस आते हैं, बिना रुके दोनों को बेहोश कर देते हैं। जब वे होश में आते हैं तो अगली सुबह हो चुकी होती है। इस समय बाहर पूरी तरह लड़ाकू विमानों की गर्जना है। स्पष्ट है कि यहाँ पहले से ही युद्ध क्षेत्र बन चुका है, लेकिन दोनों कसकर बंधे हुए हैं और हिल भी नहीं सकते। अच्छी बात यह है कि इस समय 2 गार्ड अंदर आते हैं। वे भी पहले से इस जगह से निकलना चाहते थे, इसलिए बिना रुके दोनों की रस्सियां खोल देते हैं। इस समय बाहर के छोटे जापानी हाथों में लोहे के बिना युद्धबंदियों को पागलों की तरह मार रहे थे, ताकि जेनेवा संधि का उल्लंघन करने के सबूत मिटा सकें। जेम्स और उसके साथी तुरंत अभी की सबसे जरूरी बात यहां से निकलना है। जेम्स बचे हुए कैदियों को लेकर युद्धबंदी कैंप से निकल भागता है। उस ग्लाइडर मशीन के पास पहुंचता है और गठबंधन सेना को बचाव सिग्नल फ्लेयर भेजता है। फिर जेम्स लकड़ी के खंभे जमीन में गाड़ता है। रस्सी 2 खंभों के ऊपरी सिरे पर रखता है, जबकि रस्सी का दूसरा सिरा ग्लाइडर पर मजबूती से बांध देता है। सब तैयार होने के बाद सभी तुरंत ग्लाइडर में बैठ जाते हैं। इस समय एक झुंड भाग नहीं सके। पता नहीं आगे उनकी किस्मत क्या होगी। कई साल बाद जेम्स एक जापानी मुक्केबाजी हॉल में आता है और इस हॉल का मालिक ठीक उस समय के युद्धबंदी कैंप कमांडिंग अधिकारी ईतो का बेटा था। लेकिन हॉल मालिक के एक आदेश पर कई छोटे भाई एक साथ हमला करते हैं, लेकिन वे जेम्स के प्रतिद्वंद्वी कहाँ थे। हॉल मालिक स्थिति देखकर तुरंत छोटे भाइयों को रोक देता है। खुद जेम्स की मुक्केबाजी तकनीक सीखने की तैयारी करता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी ताकत उसके पिता की 10वीं भाग भी नहीं थी। जेम्स सिर्फ एक हाथ से उसे घुटने टेककर हार मानने पर मजबूर कर देता है। दुश्मन जानकर भी हार न मानने वाला हॉल मालिक एक बॉक्स निकालता है। अंदर ठीक वह बैज था जो ईतो ने उससे लिया था। अपनी चाही चीज पाकर जेम्स शांतिपूर्वक चला जाता है, सिर्फ हॉल मालिक की उन साफ और पूजा करने वाली आंखें छोड़कर।